Very good evening, dear students. A very good evening to all of you. I, Prerna Mahendras, welcome you all to Mahendra's SSC special classes, which is running for CGL, CHSL, CPU, and all the other state level examinations. ठीक है, आप लोगों का क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ. ठीक है, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन. अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा जरूर. ठीक है, गुड इवनिंग everyone and happy धनतेरस to all of you and a very happy and a safe दिवाली in advance. ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. आज का हमारा सेशन जो है वो नरेशन है एंड इट इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 ऑफ नरेशन. कुछ चीजें हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्लासेस में देखी है, कुछ बेसिक फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्स देखा है, फिर हमने टेंस को किस तरीके से चेंज करना है, सेंटेंस के जो हमारे वर्ब है, जो हमारे सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको किस तरीके से देखना है, चेंज करना है, ये हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही सिखाया है. ठीक है, लास्ट 2 क्लास में इनफैक्ट इन चीजों को बताया जा रहा है. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी है, वो हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे. और आज हमारा फाइनली नरेशन ओवर होगा, लेकिन सिर्फ हमारा बेसिक्स ओवर होगा. जिस तरीके से वॉइस का बेसिक्स ओवर हुआ है, तो नरेशन के साथ ही आज हमारा जो सिलेबस है प्रॉपर वो ओवर होगा. लेकिन इसके बाद के जो क्लासेस है इसमें हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी. ठीक है, तो बिल्कुल अप टू डेट रहें, रिविजन करते रहें. जो भी क्लासेस मैंने करवा दिए हैं उसको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहिए, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम में उसको क्लियर कर सके. उसके बाद आप लोगों को जब मैं क्लास में रिवीजन कर रहा हूं तो वो ब्लैंक वाला फेज ना आ जाए कि ये मैम क्या बता रही हैं. ठीक है, तो अपडेटेड रहें, रिवाइज करते रहें नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अब हम लोग रिवीजन करेंगे जितनी भी चीजें हो गई हैं उसकी. ठीक है, चलिए उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आज भी मैंने देखा ग्रुप में कुछ जन बोल रहे थे कि मैम छुट्टी कब है, क्लास कब होगी, एडमिशन लेना है, कब से एडमिशन होगा, दिवाली स्पेशल क्या पैकेजेस है हमारे लिए. देखो, ये हमारा टोल फ्री नंबर है. ठीक है, आपको कोई भी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में हमारी जो हेल्पलाइन टीम है, हमारी जो टीम सपोर्ट में बैठी है, वो आपको जरूर से गाइड कर देगी कि यहाँ पे इस चीज को आपको कैसे एक्सेस करना है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी अपलोडिंग ऑफ द इवेंट लिंक्स और पीडीएफ्स, और यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ आवर न्यू बैचेस, और यू वांट द पीडीएफ ऑफ रिकॉर्डिंग्स ऑफ एनीथिंग, और यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल या प्रॉब्लम्स इन योर एसटी पोर्टल. ठीक है, टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं, या आपको कोई एसटी का पैकेज परचेज करना है, स्टडी मटेरियल परचेज करना है, कोई भी क्वेरीज हो, आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल करें. ये टाइमिंग के बीच में आपको डेफिनेटली गाइड कर दिया जाएगा और डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा. आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही नंबर है. ठीक है, इसके जस्ट नीचे टेलीग्राम लिंक यहाँ पे डाला हुआ है. ये मेरे ग्रुप का टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स एडेड हैं. आप लोग में से भी कुछ जन एडेड हैं, जो नहीं एडेड हैं वो ऐड हो जाइए, ताकि आप मेरे से वहां पे अपनी क्वेरीज क्लियर कर सके प्रैक्टिस करते वक्त. जो भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आए, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स मैं वहां भेजती हूँ, आप उस चीज को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नरेशन का फाइनल पार्ट करते हैं. उसके पहले क्विकली मैं एक बार बता देती हूँ कि नरेशन होता क्या. देखो, ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन कल भी कुछ जन क्लास में मुझसे पूछ रहे थे कि मैम नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार रिपीट कर दीजिए. तो इसको मैं बिल्कुल एक बार जल्द से जल्द रिपीट कर देती हूँ. तो जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं, तो देखिए, नरेशन जो होता है ये बेसिकली स्पीच होते हैं. 2 तरीके के स्पीच होते हैं. एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा बोला गया सेंटेंस को आप कोटेशंस के अंदर, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया सेंटेंस को एग्जैक्टली उनके शब्दों में हम अगर कोटेशन के अंदर मैसेज करते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है. ठीक है, और किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को आप इनडायरेक्टली जब अपने शब्दों में बोलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली जब आप अपने शब्दों में बोलते हैं, इन योर ओन वर्ड्स, जब आप अपने शब्दों में उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो ये है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में यही हमारा फर्क होता है कि जब आप किसी के द्वारा बोले गए सेंटेंस को डायरेक्टली बोलेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा, जब आप उसको अपने शब्दों में बोल देंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा. ठीक है, चलिए, यस, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन.
ठीक है, सभी कोई को फिर से गुड इवनिंग एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल। चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक मैंने एक बार फिर से समझा दिया, लास्ट क्लास में कुछ रूल्स करे थे, अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। देखो सेंटेंसेस के हिसाब से हम चलेंगे। पहले हम देखेंगे एजर्टिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है हमारा आपका क्या बोलते हैं इंपेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। इन सब सेंटेंसेस में जब आप चेंज करते हैं जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं तो इन सेंटेंसेस में चेंज कैसे होता है। देखो बेसिक 4 सेंटेंसेस है, ये तो आप लोगों को पता है ना। पहला होता है हमारा एजर्टिव, ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव। देखो इसको मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। तीसरा टाइप का सेंटेंस होता है हमारा इंपेरेटिव, ठीक है, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, और इसके बाद होता है ऑप्टेटिव। वेरी फर्स्ट क्लास में याद करिए जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन टैग करवाया था उस वक्त मैंने ये 5 टाइप के सेंटेंसेस आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो ये होता है एजर्टिव, एजर्टिव मतलब नॉर्मल पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये होता है एजर्टिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जब आप किसी चीज के लिए किसी को कमांड देते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं, या आप किसी चीज के लिए किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको आप एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इंडिकेट करते हैं सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स और इमोशन शो करने के लिए। और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है विश या प्रेयर। आप जब किसी चीज के लिए विश करते हैं, जैसे आई विश आई हैड द विंग्स, आई विश आई बिकम द पीएम ऑफ इंडिया, इस तरीके का जो चीज है वो हमारा विश और प्रेयर के अंदर आता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो टोटल ये 5 सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, आज हम उन्हीं चीजों को सीखेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो, सेड को हम जब चेंज करते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट में जाएगा, तो सेड भी हो सकता है, ऑब्जर्व भी हो सकता है, टोल्ड भी बनता है। देखो सेड और टोल्ड ही हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सेड कब होता है, टोल्ड कब होता है, इसका प्रॉपर क्लियर कट डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। पहला सेंटेंस है ही सेड आई विल अग्री टू इट बाय टुमारो। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आप लोगों को कल करवाया था, कल वाले क्लास में ये क्वेश्चंस किए गए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों का फ्लो, अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर ले। कुछ जन ऐसे भी हो आप लोग जो लोग अभी आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हो या कल वाला क्लास मिस किया था, तो सभी कोई इन चीजों को ध्यान से समझे, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 मिनट का मैं आप लोगों को समय देती हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है वो लोग जरूर से आंसर करें और उसके बाद हम आंसर को डिस्कस करेंगे। देखो जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बेसिक बताई थी, चलो आंसर करना आप लोग स्टार्ट करें। जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बेसिक बताई थी, जैसे सेड कब टोल्ड बनेगा या वो सेड रहेगा, टेंस का चेंज किस हिसाब से होगा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल बता दी थी। तो बस उसके हिसाब से ही आप लोगों को अभी आंसर करना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तीनों क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कर दें, उसके बाद हम लोग एक एक करके एक बार फिर से रीडिस्कस कर लेंगे, ताकि कल भी अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। कल का भी कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो जाए, और जो लोग आज नए हैं उन लोगों को भी ये नया से ट्राई करने का मौका मिल जाए। तो आई होप सभी ने ट्राई कर लिया है, सभी ने आंसर दे दिया है। अब हम लोग एक एक करके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड आई विल अग्री टू इट बाय टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे ही सेड जो है, ये सेड यहाँ पे एज इट इज रहा, सेड को हमने चेंज नहीं किया, इसको हमने एज इट इज रहने दिया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेड हमारा एज इट इज रहेगा, जब ऑब्जेक्ट होता है तब वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। तो आपने लिखा ही सेड, कॉमा की जगह दैट आता है। आई किसके लिए रेफर हो रहा है, ही के लिए रेफर हो रहा है, तो जब आप इनको अपने शब्दों में मेंशन करेंगे तब आप आई थोड़ी लिखेंगे, तब तो आप ही लिखेंगे। विल जो है ये हमारा वुड बन जाएगा, ये मैंने पहले ही बताया था, लास्ट क्लास में ही बताया था। कैन जो है वो कुड बन जाता है, और विल जो है ये हमारा वुड बन जाता है जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अग्री टू इट द नेक्स्ट डे। अब कुछ जन ने आप लोगों ने टुमारो को एज इट इज रहने दिया, उसको चेंज करके द नेक्स्ट डे नहीं बताया। देखो हम जब टुमारो अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में दिया गया है और इसको जब हम कन्वर्ट करके ले जाते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ठीक है, व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो टुमारो जो है वो आप उसको जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे द नेक्स्ट डे,
ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं द डे आफ्टर, इसके अलावा आप बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे। ये तीनों स्ट्रक्चर्स में आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स में ये चेंज होंगे जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं। टुमारो एज इट इज नहीं रहेगा, या तो वो द नेक्स्ट डे बन जाएगा, या तो द डे आफ्टर, या द फॉलोइंग डे। तो ये चेंजेस काफी जन ने आप लोगों ने नहीं किया है, कल भी काफी जन ने इसमें ऐसा ही एरर किया था, तो इसको ध्यान रखना है कि टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब इसका चेंज ऑफ स्पीच क्या होगा हमारा, आवर टीचर सेड एज इट इज रहेगा दैट द अर्थ इज राउंड। अब आप लोग में से कुछ जन को लगेगा कि हम तो प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, इनडायरेक्ट में तो वॉज हो जाना चाहिए। देखो, जनरल स्टेटमेंट में बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस में हम इस प्रकार का चेंजेस कभी नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जो है हमारा एज इट इज रहता है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस में हम चेंज नहीं करते हैं। ये मैंने कल भी बताया था और आज भी रिपीट कर देती हूँ कि इसे हमें चेंज नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस एज इट इज रहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। इतने दूर तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में जरूर से यस लिख दीजिएगा, ठीक है। Next, the scholar said to me, Ashoka left war after the conquest of Kalinga. देखो, ये भी मैंने कल अच्छे से समझाया था। The scholar told me, अब देखो said to me है, तो यहाँ पे me बोलकर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। तो जैसे ही हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये हम said को क्या करेंगे, said को हम told में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये that है, यहाँ पे told है, told में हम कन्वर्ट कर देंगे। said जो है वो told बन जाएगा, कॉमा की जगह that लगेगा। फिर देखो, अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा। इस पार्ट में हमने पूरा का पूरा कोई चेंज नहीं किया है, ये एज इट इज रखा गया है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, ये इंडिकेट कर रहा है हिस्टोरिकल इवेंट। तो जब भी हम सेंटेंस में किसी हिस्टोरिकल इवेंट की बात करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट में भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, ठीक है। जिस तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ का मैंने कहा, वैसे ही आप जब हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब ये नहीं कि नॉर्मली पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट मतलब जो हमारे देश का या आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के इतिहास में आता है, उन हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ हम क्या करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जा रहे हो तो हम टेंस का कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वो जैसा है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। विल मेक नो चेंज। तो इसलिए ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है, ये हमारा एज इट इज रहा कि स्कॉलर के द्वारा ये कहा गया है कि अशोका ने वॉर को छोड़ दिया था। अशोका ने वॉर को कब छोड़ दिया था? कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा के बाद। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जब वो कलिंगा वाला वॉर खत्म हुआ था, तो अशोका जब वहां पे फील्ड में गए, मैदान में गए, जब उन्होंने इतनी सारी डेड बॉडीज और हर तरफ डेथ और मायूसी और मैयत वाला जो सिनेरियो देखा, उससे वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, उस चीज ने उनको इतनी ज्यादा हिट की कि उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब से वो किसी भी तरीके का वॉर पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा विक्ट्री, ऐसा कॉन्क्वेस्ट नहीं चाहिए जिससे इतने लोगों की डेथ हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल हिस्ट्री का एक पार्ट है एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया में हमारे अशोका आते हैं। तो इन्होंने ये कलिंगा वॉर के बाद वॉर को ही त्याग दिया था, बिल्कुल वो एकदम साधु संन्यास वाले जीवन ले लिए थे, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या सीखा हमने? हिस्टोरिकल इवेंट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट दो और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसके लिए भी मैं 1 मिनट का समय देती हूँ। जल्दी से इसको एनालाइज करिए और आंसर बताएं सभी को। पहला सेंटेंस है, राजीव सेड टू मी ही राइट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड। राजीव कहना चाह रहे हैं कि वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। सेकंड है, शी सेड, सेकंड नहीं एक्चुअली फिफ्थ है, शी सेड इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ चॉपर। अगर मैं रिच होती तो मैं एक चॉपर खरीद लेती। चॉपर का मतलब वो सब्जी काटने वाला चॉपर नहीं, ठीक है, प्राइवेट जेट की बात हो रही है। तो वो कहना चाह रही है कि अगर, सब्जंक्टिव मूड हो रहा है, ठीक है, वो कहना चाह रही है कि अगर वो रिच होती तो वो अपने लिए
एक प्राइवेट जेट खरीद लेती। ठीक है, चलो 2 सेंटेंसेस हैं, जल्दी से इसमें बताइए कि चेंजेस क्या होंगे, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप लोगों को ट्राई करना है, इसलिए मैं 1 मिनट का समय दे के वेट कर रही हूँ। आप लोग पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ आंसर इसके डिस्कस करूंगी। ओके, चलो वेरी गुड। आई वुड लाइक एवरीवन टू पार्टिसिपेट। देखिए, कोशिश सबको करनी है, आप सही करो गलत करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो ही सकती है कि आप गलत आंसर बताएं, बिल्कुल हो सकता है, हर क्लास में मैं ये बोलती हूँ। तो उसके लिए देखो ना, आपके क्लासमेट्स आपको जज करेंगे जो आपके साथ क्लासेस कर रहे हैं, और मैं तो कभी भी जज नहीं करूंगी। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ सिखाने आई हूँ, आप सीखने आए हैं, और जो सीखने आते हैं वो गलतियां करते हैं। तो इस बात का माइंड में कभी भी हिचक मत रखिएगा कि नहीं आंसर मेरा गलत हुआ तो मैम क्या सोचेंगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सब नहीं सोचना है आपको। आपको कोशिश करनी है आपके हिसाब से। आपका माइंड जो भी बोल रहा है, आप जितना नॉलेज रखते हैं, आपका माइंड जो भी बोल रहा है उस हिसाब से आपको जो आंसर करेक्ट लगे आप उसको मार्क जरूर करें, वो आंसर को पॉइंट जरूर करें, उस आंसर को चैट बॉक्स में लिखे जरूर, ताकि हम लोग उसके बाद डिस्कस करें। मान लीजिए कोई गलती हुई आपसे, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, बिल्कुल रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, राजीव सेड टू मी ही राइट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड। ठीक है, इसका जो हमारा वॉइस चेंज होगा, राजीव सेड के जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। सेड विल बी कन्वर्टेड टू टोल्ड। व्हाई? बिकॉज मी बोलकर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते हैं, जो बेसिकली हमारा लिसनर होता है, राजीव तो स्पीकर हो गए तो मी हमारा लिसनर या ऑब्जेक्ट बने, तो मी जो है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो सेड जो है वो टोल्ड बन जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों को लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो आप लोग में से काफी जन का आंसर आ रहा है यहाँ पे ही रोट होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने आपको यही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। पर यहाँ पे he writes with his left hand का आंसर हमारा he writes with his left hand ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, ये पार्ट हमारा as it is रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को अपना हैबिट बताते हैं, ठीक है, आप अगर सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो हैबिचुअल एक्शन के भी केस में कभी भी सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होता है, वो जैसा है वो as it is रहेगा। वी आर not supposed to change the tense of the sentence, habitual action में वो बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, she said if I were rich I would buy a chopper। अब इसमें भी यहाँ पे क्या लिखा है, she said that if आई, तो ये शी बोल रही थी, शी बात कर रही थी तो उसको हमने शी बना दिया इनडायरेक्ट में। वर रिच आई वुड बाई अ चॉपर, तो वर रिच शी वुड बाई अ चॉपर। फिर से यहाँ पे आई लिखा है तो वो भी शी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी बोल रहे हो, वो बोल रही है ना, थर्ड पर्सन है तो हम वहां पे शी ही लिखेंगे। यहाँ पे भी आपने देखा कि सेंटेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी हमने टेंस में चेंज नहीं किया, तो ये भी हमारे उन्हीं लिस्ट में आता है जिसमें आप टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है आपका विश, बेसिकली जिसको हम कहते हैं सबजंक्टिव मूड, है ना, सबजंक्टिव मूड जिसको कहा जाता है, जहां पे आप विश इंडिकेट करते हैं, अनरियल सिचुएशंस को इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो आप क्या करते। ऐसे केसेस में भी हम सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने हुए, नो चेंज ऑफ टेंस। कहां पे हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते, एक तो पहले हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा है हैबिचुअल एक्शन, फिर है हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी स्टेटमेंट, बेसिकली जिसको हम सबजंक्टिव मूड के हिसाब से कहते हैं। ठीक है, सबजंक्टिव मूड जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा इमेजिनरी स्टेटमेंट, जो आप विश तो कर रहे हैं, जो आप डिजायर तो कर रहे हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं है, आप सिर्फ विश कर रहे हैं कि काश ऐसा होता। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है तो सभी को यस जरूर बताएं चैट में। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, हिस्टोरिकल इवेंट और इमेजिनरी स्टेटमेंट्स। ये सारी चीजों में हमारा टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, आप सेड को टोल्ड, ऑब्जेक्ट का जो है हमारा जो पर्सन है वो आई का शी ही ये बनेगा, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होता है। इनडायरेक्ट में हम जनरली क्या करते हैं, टेंस को भी चेंज करते हैं, इन चीजों के साथ हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ये हमारा अपकमिंग बैचेस है जो नवंबर में अलाइंड है, ये सारे बैचेस, जिसमें से ये जो बैचेस हैं ये आपके 4 नवंबर को स्टार्ट हो चुके हैं। एक सुबह 8 से 10 बजे वाला हमारा एसएससी का, फिर 10:30 से 12:30 बैंकिंग का, फिर शाम को 7:30 से 9:30 एसएससी का। और ये तीनों ही बैच क्या है, बाइलिंगुअल है, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करवाया जाएगा एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। और उसके अलावा 1 से 3 एक बैच लगा है जो कि आपका बैंक का है, एंड दिस इज इंग्लिश मीडियम। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्रॉपरली इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बैच है जिनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंग्लिश में जाएगा, स्पेशली जो साउथ साइड के स्टूडेंट्स होते हैं। फिर 11th यानी कि कल से जो हमारा नया बैच लगा है, ठीक है, इसमें आपका 3 से 5 में एक बैंक की बैच लगी है और 1 से 3 में एक एसएससी की बैच लगी है, और दोनों ही बैचेस क्या है, हमारे बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स में चलेगा। फिर जो अपकमिंग वीक है हमारा 18 तारीख, उसमें भी एक बैच लग रहा है 5:30 से 7:30 जो एसएससी का है, और सुबह 8 से 10 है एक जो बैंकिंग का लगेगा। और ये दोनों ही बैचेस क्या होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है हमारा 10:30 to 12:30 जो एसएससी के ऊपर ही है, और ये हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच है, जहां पे उन स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल रहेगा जिनको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। द इंटायर क्लास विल गो इन द इंग्लिश मीडियम, ठीक है। योर रिस्पेक्टिव फैकल्टीज विल टीच इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही पूरा पढ़ाया जाएगा, तो उनके लिए कन्वीनियंट है जिनको हिंदी में दिक्कत है, ठीक है। फिर 25 नवंबर जो हमारा इस मंथ का लास्ट अलाइंड बैचेस है, 25 को 2 बैचेस लगेंगे। एक 3 से 5 नया बैच स्टार्ट होगा एसएससी का, और दोपहर को 1 से 3 एक नया बैच स्टार्ट होगा बैंकिंग का। और दोनों ही बैचेस क्या होने वाले हैं, दोनों ही बैचेस बाइलिंगुअल होने वाले हैं। तो ये सारे हमारे डिटेल्स है। देखो आप चाहो तो जो कल स्टार्ट हो चुका है, अगर इसमें से आपको कोई टाइमिंग कन्वीनियंट है तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ज्यादा आपका कुछ मिस नहीं हुआ होगा, मैक्स टू मैक्स सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो दैट इज मैनेजेबल। अदरवाइज 18th और 25th को भी और बैचेस आ रहे हैं, तो आपको किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, बैंकिंग, एसएससी या कौन से मीडियम में बैच करना है, उन सबका डेट्स और टाइमिंग कब क्या बैचेस है उसका पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है। बाद बाकी एडमिशन रिलेटेड, फीस रिलेटेड आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, आपको बैंकिंग एसएससी दोनों लेने हैं या स्टडी मटेरियल या कोई और पैकेजेस परचेस करने हैं, इन सब के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको सपोर्ट कर देंगी, गाइड कर देंगी कि आपको क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एडमिशन लेना है, क्या डिस्काउंट है, कैसे अवेल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन www.mahindras.org, ठीक है। ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको हमारी टीम जो है वो डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेगी, ठीक है। यहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और फोन से भी बात कर सकते हैं। चलिए, और जैसा मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम में, दैट इज इंग्लिश महिंद्राज लाइव। ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है, ठीक है, और ये बिल्कुल पब्लिक ग्रुप है, इसके लिए कोई लिंक वगैरह की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर आप टाइप करते हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मली टाइप करते हो इंग्लिश महिंद्राज लाइव तो आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश महिंद्राज लाइव आप जब टाइप करेंगे आपको टेलीग्राम में ये ग्रुप मिल जाएगा, आपको बस नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। वहां पे मैं और हमारी जितनी एक्सपर्ट फैकल्टीज है महिंद्राज की सारे एडेड हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अपकमिंग एग्जाम के नोटिफिकेशंस, इवेंट्स के लिंक, क्लासेस के लिंक, स्टडी मटेरियल सब इस ग्रुप में आपको अवेलेबल है, तो बस आपको सिंपली इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। और जो लोग बैचेस ज्वाइन करने वाले हैं रिसेंटली, ठीक है, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि आप लोगों को 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ महिंद्रा। अगर आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज E13827, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा किसी भी चीज की परचेज के लिए। तो जल्दी जल्दी से एडमिशन ले ले ये डिस्काउंट को अवेल करवा के, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस कंटिन्यू। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एजर्टिव सेंटेंस तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब तो सभी को पता है, जहां पे आप क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड हमारे जो सेंटेंस होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कैसे होता है, हम जब से बताते हैं या सेड बताते हैं, वो जब इनडायरेक्ट में जाता है तो आस्क्ड,
इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछते हो ना, तो क्वेश्चन में सेड या टोल्ड नहीं होता है, इनडायरेक्ट में वो आस्क्ड हो जाएगा। अगर उन्होंने आपसे कुछ पूछा तो आप यही बोलेंगे ना, उन्होंने मुझसे पूछा, आप ये थोड़ी बोलेंगे कि उन्होंने मुझसे कहा, है ना। तो यहाँ पे जब आप वॉइस को चेंज करेंगे, सॉरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा से, सेड, टोल्ड, ये सारी जो चीजें हैं ये कन्वर्ट होकर आज में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड्स, जैसे हु, व्हाट, व्हाई, whom, एक्सेट्रा। इन सारे वर्ड से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, देन that is not used before the reported speech, very important। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, who, what, why, whom, etc, ऐसे वर्ड से आप सेंटेंस को ले दे रहे हो, कोट कर रहे हो, तो इन वर्ड्स के साथ कभी भी that का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके पहले वाले रूल्स में हम लोगों ने क्या करा था कि कॉमा को रिप्लेस करने के लिए हम that का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये सारे WH वर्ड्स के द्वारा जब आप क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वहां पे आप दैट को पुट नहीं करेंगे, दैट को हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर दैट इनफैक्ट ऑप्शंस में है तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ क्वेश्चन विथ हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, क्वेश्चन तो हमारा WH वर्ड से भी होता है, हेल्पिंग वर्ब से भी होता है, यस और नो। जैसे WH वर्ड से अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, या व्हाट हैव यू ईटन फॉर योर लंच, इस तरीके से, है ना, मैं पूछ सकती हूँ। लेकिन मैं हेल्पिंग वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जैसे इज द क्लॉक वर्किंग, इज योर मोबाइल फोन वर्किंग। तो ये इज, आर, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, इससे भी क्वेश्चन होता है। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें सेंटेंस में ऐड क्या करना पड़ेगा, या तो इफ या तो वेदर। वेदर कब ऐड होगा, जब वेदर के साथ और की पेयरिंग बनेगी। देखो ये मैंने आप लोगों को कंजंक्शन में अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। इफ इंडिविजुअली रहता है, वेदर कब लगता है, जब सेंटेंस में उसके साथ आपने अटैचमेंट में और शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो ये होता है हमारा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अगर WH वर्ड से लिख रहे हो तो दैट नहीं होगा, और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको इफ या तो वेदर जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। जो बेसिकली हमारा कोटेड पार्ट था वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच बनता है। क्लियर है सभी को? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, पहले एक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते ही सेड मी, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव, ये दैट यहाँ पे नहीं होगा। आप डायरेक्टली लिखेंगे ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हट गया, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, उन्होंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। तो वहां पे जब उन्होंने पूछा, तो जब आप उनके स्पीच को बोलेंगे तब आप क्वेश्चन मार्क के साथ बोलेंगे। लेकिन जब आप उनको अपने शब्दों में बोल रहे हैं किसी और थर्ड पर्सन को कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो जब आप ये स्टेटमेंट किसी थर्ड पर्सन को कह रहे हैं तो आप उनसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, है ना। उनसे तो आप कह रहे हैं कि आपसे एक जन ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो उनसे तो आप पूछ नहीं रहे, उनको तो आप स्टेटमेंट ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए जब ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आता है तो ये हमारा क्वेश्चन से नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके आगे 3 और क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी को इन तीनों क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई करें, उसके बाद मैं इसके आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सभी को कोशिश जरूर करनी है। एवरीबडी मस्ट ट्राई, एकदम मस्ट है। 3 बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है, ठीक है। आपको कुछ सेंटेंस देखने को मिल रहा है कि WH वर्ड से है, और नीचे वाले दोनों सेंटेंस आपका मॉडल्स यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉर्मल प्राइमरी और मॉडल्स दोनों हेल्पिंग वर्ब के ही पार्ट है, उनसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, क्या रूल फॉलो करना है, किस चीज को लिखना है, किसको अवॉइड करना है, इन सबके हिसाब से अब आप लोगों को बस आंसर करना है। उसके बाद हम इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 1 मिनट का टाइम मैं सबको दे रही हूँ, ठीक है। और जैसा मैंने कहा है, कोशिश सभी को करनी है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना कोशिश किए हुए रहेगा कि ठीक है मैम बताएगी तब देखेंगे, नहीं, कोशिश जरूर करना है, ठीक है। एवरीबडी मस्ट ट्राई। चलिए मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का, सभी कोई आंसर जरूर करें।
ओके गुड, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बस आपको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आंसर देना है, एकदम सिंपल तरीके से, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आंसर बिल्कुल करेक्टली मार्क कर पाएंगे आप लोग। ओके, एवरीबॉडी मस्ट ट्राई। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी व्हाट विल यू ईट टुडे, ठीक है। तो सबसे पहला बात, यहाँ पे सेड का सेड और टोल्ड कुछ भी नहीं रहेगा, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे दैट नहीं लिखेंगे, सीधे यहाँ पे व्हाट आ जाएगा, ठीक है। विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाट आई वुड ईट टुडे जो है, अब ये टुडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में। जैसे मैंने यस्टरडे का बताया था द डे आफ्टर या द फॉलोइंग डे, ठीक है, या द नेक्स्ट डे, वैसे ही टुडे जो है वो दैट डे बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टुडे विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट डे। इसमें काफी जन ने एरर किया, टुडे को चेंज नहीं कर पाए, विल को तो वुड कर दिया लेकिन टुडे को दैट डे नहीं कर पाए, तो इसका ध्यान रखना है। जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर होता है, वैसे टुडे का क्या होता है, टुडे का दैट डे होता है। और विल को तो सिंपल है, वुड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, रमन आस्क्ड टू अनुज कैन यू लेंड मी द कार, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है कि रमन ने अनुज से पूछा कि क्या आप मुझे गाड़ी लेंड कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रमन आस्क्ड अनुज। ये कैन से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और इसके जस्ट पहले वाला रूल में मैंने देखो क्या बताया था, आप लोगों को याद होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको रूल क्या सिखाया था, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ क्वेश्चन विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है तो हमें इफ और वेदर में से कोई एक को ऐड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे वही किया गया है कि हमने यहाँ पे इफ और वेदर को ऐड किया है। रमन आस्क्ड अनुज इफ और वेदर ही कैन लेंड हिम द कार। अब यहाँ पे अगर आपको इफ या वेदर में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो किसको सिलेक्ट करेंगे बताइए। अगर हमें प्रायोरिटाइज करना है तो हम किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, हम यहाँ इफ को प्रायोरिटाइज करेंगे, वेदर को नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वेदर जब भी सेंटेंस में यूज होता है वो एक पेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है, दैट इज और। वेदर जो है वो सेंटेंस में और के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे इफ जो होता है, इफ को और कोई हेल्प या सपोर्ट का कोरिलेटिव का जरूरत नहीं है, लेकिन वेदर को जरूरत है, ठीक है। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट हमारा यही होगा, रमन आस्क्ड अनुज इफ ही कुड लेंड हिम द कार। अगर हम वेदर लिखना चाहते तो हमें सेंटेंस में कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, रमन आस्क्ड अनुज वेदर ही कुड लेंड हिम द कार और नॉट, ठीक है। अगर वेदर लिखते हैं तो साथ में और भी आना चाहिए, बट सिंस हमारे सेंटेंस में और नहीं था तो हम यहाँ पे वेदर को ही नहीं लिखेंगे, हम इफ के साथ आंसर को पोर्ट्रे करेंगे। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड आर यू गोइंग टू दिल्ली, इसका आंसर भी क्या होगा, ही आस्क्ड इफ और वेदर। देखो फिर से मैंने आप लोगों को चॉइस दिया है, बताइए क्या होगा, ही आस्क्ड इफ और वेदर आई वाज गोइंग टू दिल्ली, क्या होगा इसका आंसर। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि इफ और वेदर का सिलेक्शन कैसे होगा। अगर और है तो वेदर लिखेंगे, सेंटेंस में और नहीं है तो वेदर भी नहीं लिखेंगे, हम इफ के साथ ही आंसर को एंड करेंगे। ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू दिल्ली, ये सेंटेंस में वेदर कब होता, वेदर तब होता इफ आई वाज, वेदर आई वाज गोइंग टू दिल्ली और नॉट। अगर ये आगे और नॉट वाला पार्ट एडेड रहता तब हम वेदर को कंसिडर करते, लेकिन और नॉट नहीं है तो हम वेदर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ इफ को कंसिडर करेंगे। देखो क्लियर है सभी को, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में सभी को यस जरूर लिख दे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, कल जो है जैसे 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन आप लोगों का एसएससी का स्पेशल क्लासेस लगेंगे। उन सब के सारे इवेंट्स जो है, उन सब का डिटेल्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जिस तरीके से आप नॉर्मल क्लास के लिंक आपको मिलते हैं और आप क्लास में ज्वाइन करते हैं, सारे स्पेशल क्लासेस के भी आपको लिंक मिलेंगे। अभी 4 दिन हमारा स्पेशल क्लासेस चलेगा, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे तो खैर आप लोगों का यूट्यूब का क्लास नहीं लगता है, और मंडे हम लोगों का स्पेशल क्लासेस चलेगा, ठीक है। 17 को जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर क्लास होगा, जैसे आज जो मैं जहां पे स्टॉप करूंगी इसके बाद जो मैं कंटिन्यू करूंगी वो क्लास जो है वो 17 को होगा।
होगा, ठीक है। 17 को आज के बाद जो रेगुलर आपका चल रहा है वो 17 को होगा, लेकिन बीच में जो आपके बाकी दिन क्लासेस लगेंगे दिवाली स्पेशल कुछ क्लासेस लगेंगे, तो ये सारे क्लासेस भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप बिजी हैं जिस टाइम पे लग रहा है, बिल्कुल हो सकता है घर के काम में बिजी हो, पूजा का टाइम है, तो आप जब भी फ्री हो उस लिंक के द्वारा क्लास को देख जरूर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम में वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड गाइड यू, तो वहां पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम में कैसे आपको गाइडेंस रिसीव होगा, मैंने आपको चैनल का नाम भी बता दिया है, आपको इस ग्रुप में जुड़ जाना है, इंग्लिश महिंद्राज लाइव, ठीक है। इस ग्रुप में जुड़ जाना है। तो 3-4 दिन अभी हमारा कुछ स्पेशल क्लास लगेगा, ठीक है। कल तो मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन ही कराऊंगी, 13 को डेफिनेटली दिवाली वाले दिन आपका कुछ स्पेशल क्लास लगेगा, फिर मंडे को भी कुछ क्लासेस लगेंगे, ट्यूसडे से फिर बैक टू नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो सभी कोई को वंस अगेन अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखें कि दिवाली है, फेस्टिव सीजन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना गया नहीं है, ये मैंने हर क्लास में इन्फॉर्म किया है, आप लोगों को भी इन्फॉर्म करती हूँ कि कोविड है तो फेस्टिव सीजन को एंजॉय जरूर करें, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, गैदरिंग में इस लिमिट में गैदरिंग ना करें कि वो सबके सेहत के लिए हानिकारक हो जाए। कोविड के साथ हमने अपने लाइफ को नॉर्मलाइज कर लिया है, हमने अडेप्ट कर लिया है, लेकिन आप डिजीज फ्री नहीं हो गए हैं, है ना। अभी किसी को आपका यहाँ पे एंटीवायरस जो है आपका वो नहीं लगा है, ठीक है, किसी को वैक्सीन नहीं लगा है, तो सभी को ध्यान रखें, ठीक है। सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन अच्छे से सेलिब्रेट करें, डिस्टेंस मेंटेन करके, और जो भी नॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मेंटेन करते हुए सेलिब्रेट करें। और एक चीज का खास ध्यान रखें, सबसे पहले तो यार कोशिश ये करें कि कम से कम पटाखे बर्स्ट करें, ठीक है। क्रैक दिवाली सेलिब्रेट करने का और भी बहुत तरीका है यार, अच्छे अच्छे फूड खाओ, नए ड्रेस पहनो, फ्रेंड से मिलो, रिलेटिव से मिलो, दिए जलाओ, कैंडल जलाओ, लेकिन पटाखे मैं चलाने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एकदम कम से कम मात्रा में करिए कि आप पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा योगदान ना करें। अब आप लोगों को लगेगा कि मैम एक दिन से क्या होता है और मेरे अकेले के करने से क्या होगा, अगर आप लोग सभी कोई सोचेंगे कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तब तो कोई चेंज नहीं आएगा। आप लोग सब सोचेंगे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी तरफ से अपना एक पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करना है, तो सब अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करने को लग जाएंगे तो उस चीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक एक का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मत सोचो मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, सब कोई अगर ये करेंगे कि नहीं मुझे अपना पार्ट करना है, तो वो अल्टीमेटली एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें कोशिश यही करनी है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को सरवाइव करने के लिए एक क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, इतना पॉल्यूट ना कर दे कि उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, ठीक है। वो क्या देखेंगे, वो क्या फेस करेंगे, वो हमारे हाथ में है, तो हमें इस नेचर को संभाल कर रखना है ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको यूटिलाइज कर सके अच्छे से, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलो काफी ज्ञान वाली बात बोली, ज्ञान वाली बात में एक और इम्पोर्टेंट बात, पटाखे बर्स्ट करते वक्त कभी भी सैनिटाइजर अपने आसपास ना रखे, बिकॉज दैट इज इम्प्लेमेबल, सबको पता है, सभी कोई बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अच्छे से, आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें अल्कोहल होता है, तो कोई भी तरीके का एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो जहां पे भी आप ये दिया क्रैकर्स ये सारी चीजें करें, इन सबसे सैनिटाइजर वाली चीज को दूर रखें, ठीक है। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ है कि हमारा सीईटी एग्जाम के लिए यूट्यूब में एक स्पेशल चैनल चल रहा है, ठीक है। इस चैनल को सभी कोई सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसमें हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आप लोगों को सीईटी के लिए प्रिपेयर करवाएंगी, ठीक है। तो आप या आपके जान पहचान में जो भी इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और क्लास में मैंने जितनी भी चीजें समझाई हैं अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज जल्दी से क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस, अपकमिंग इवेंट्स के नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। और सेशन को लाइक जरूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल।